हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यावत सारणी के कुछ गुण, क्या क्या चीजें कब खोज हुई, किसने क्या नियम दिया है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला है कि डोबरेइन का त्रिक मॉडल। डोबरेइन का त्रिक मॉडल ये कहता है कि यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके बीच तत्वों का भार पहले और तीसरे के औसतन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपको एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसपे ए है और बी है, और इन दोनों ट्रायंगल का जो औसत भाग होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके बीच तत्व का भार पहले और तीसरे के औसतन होता है। ठीक है, अब पहले और तीसरे का मतलब हम किसी दो एग्जांपल्स को ले रहे हैं, जिसमें से आपका पहला है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का आपको पता है, लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम का होता है आपका 39। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर होगा 7 प्लस 39 डिवाइड बाई कितने का है, 2 का। तो आपका हो जाएगा टोटल 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका 13। ठीक है, आपका कितना हो जाता है, 13। यानी कि औसत जो निकल के आया है वो क्या है, 13। और 13 लगभग किसके बराबर होता है, आपका सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपका होता है Na का है 4। ठीक है, आप इसमें ऐसे कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, तो कैल्शियम और बेरिलियम का जो होगा उसका निकालेंगे तो वो स्ट्रोंशियम के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन इनके कुछ अपवाद निकले। अपवाद ये थे कि ये तत्व जो है सब पे सिद्ध नहीं हुए। सब पे क्या हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है, केवल कुछ ही तत्वों पे ये अप्लाई होता है। तो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि सभी तत्वों के लिए, सभी तत्वों के लिए यह नियम सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, ये कब नहीं हुआ, बेसिकली आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट जो आए, आपके नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनोन हो गया, इन सब एलिमेंट्स जब आए हैं तो इन सब के एलिमेंट के आने के बाद ये नियम जो हुआ वहां पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा नियम निकल के आया है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है, और इन्होंने जो है सन 1865 में कहा है कि यदि हल्के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्वों के गुण के समान होता है। बेसिकली अगर 1 से 8 तक रखा जाए तो वो पहला और जो 8वां तत्व होगा वो उनके गुण के समान होगा। जैसे मान के चलिए उनका जो होगा कलर की प्रॉपर्टीज, उनका हार्डनेस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज उनमें समान मिलेंगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर से वही चीजें जो है वापस से मिलती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद आपका पहला तत्व तो हमने मान लिया है आपका है, ये क्या है, लिथियम का। तो पहले के बाद ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। तो 8वां ठीक है, अब पहला और जो लास्ट वाला होगा, यानी कि अब पहले और जो 8वां वाला होगा, यानी इसके बाद ये वाला जो होगा आपका, उसकी प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी आपके पोटेशियम से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही जब फिर से 8वें की गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से सोडियम और पोटेशियम और जाके सोडियम का मिलेगा, यानी कि हर एक 8वें तत्व के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद यह नियम केवल कैल्शियम तक ही वैलिड रहा। इसके बाद जो आगे के तत्व हैं वहां पे ये जो है वैलिडिटी नहीं फॉलो हुई। तो नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा यह नियम
ठीक है, यानी कि यह नियम जो फॉलो हो रहा है केवल ही केवल आपके कैल्शियम तक हो रहा है, कैल्शियम तक के तत्वों को हो रहा है, बाकी के तत्व जब आए तो वहां पे ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब तक हमने दो देखा, डोबेराइन का और न्यूलैंड का। अब इसके बाद अगले आते हैं लोथर मेयर जो सन 1868 में कहते हैं कि तत्वों के प्रमाणिक आयतन व प्रमाण भारों के मध्य ग्राफ समान गुण वाले तत्वों को वक्र पर स्थान दिया। ठीक है, यानी कि प्रमाणिक भार कितना रहा, उनका आयतन कितना रहा, उसके आधार पे हम एक ग्राफ बनाएंगे और जो ग्राफ में होगा जिनके गुण समान होंगे उनको हम वक्र पे रखते जाएंगे, बाकी के एटम्स यानी तत्व को हम नीचे रख देंगे कहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आयतन है और आयतन है और ये तत्व का भार है। तो तत्व का भार में जैसे इंक्रीजिंग है, यानी कि ये आपका वक्र वाला हिस्सा क्या है, ये वक्र वाला है। तो आपको भी पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, इन सबको क्या रखा गया है, वक्र पे रखा गया, क्योंकि इनके गुण कहाँ मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। यही सारी चीजें इनके आयतन व प्रमाण भारों के मध्य क्या बनाया गया है, ग्राफ। बेसिकली अब इन 10 टॉपिक से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एसएससी रेलवे। इनमें से आपके क्या पूछे जाते हैं कि लोथर मेयर का जो रूल था वो किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया गया था। तो बेसिकली क्या था, आपका आयतन और आपका था भार। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेते हैं कि एन फॉर लोथर होगा, एन इक्वल टू लोथर और VW। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये किस नियम के लिए कहा गया है। इसमें बेसिकली इतने ही पॉइंट रखिएगा कि पहला तत्व तो हर 8वें तत्व के गुण के समान मिलेगा, तो वही आपका अष्टक नियम कहलाएगा। अष्टक नियम में आपका सोडियम, लिथियम इनके साथ मिलेगा, फिर इसके बाद पोटेशियम आ गया, इनके साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका तत्व समान गुण के साथ मिलता गया। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आया, यहाँ पे वैलिडिटी खत्म हो जाती है इस रूल की, फिर से नया रूल बनना स्टार्ट हो जाता है। और आपका है डोब्रेन, ये ट्रिक मॉडल याद रखिएगा, यानी कि ए बी के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो सी के बराबर होगा, यानी कि आपका ए बी के बीच जो तीसरा औसतन होगा वो सी होगा, यानी कि उनके प्रमाण के औसतन भार में तब देखेंगे तो उनके बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला नियम आता है आपका, इसमें भी थोड़ा सा बाकी है कि आपका ये भी प्रमाण केवल भौतिक तत्वों के भौतिक गुण उनके प्रमाण भारों के आवर्ती फलन रहा। ठीक है, इनमें आपके लोथर मेयर में कहा गया है तत्वों के भौतिक गुण उनके प्रमाण भारों के, कहा गया है कि तत्वों के भौतिक गुण उनके तत्वों के भारों की आवर्ती फलन है। बेसिकली ये एक पॉइंट है कि जितने भी तत्व हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो उनके भार के आवर्ती फलन होंगे, यानी कि उनका भार जैसे जैसे बढ़ रहा होगा उनके गुण भी पहले तत्व के समान ही मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। आते हैं दामित्री यानुज मेंडलीव। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि तत्वों के प्रमाण भार के बारे में बढ़ते हुए क्रम में रखा, लेकिन अब तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो उनके प्रमाण भार की आवर्ती फलन होगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके भार के
आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो तत्व होंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टी साथ ही साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएगी। अब उनका जो भार होगा उस अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, यानी जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ये समान रहेगी, फिर उनको हम ऊपर वक्र में रखते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनके समय में सन 1871 में केवल जो है कितने तत्वों की खोज हुई थी, केवल 65 तत्वों की खोज हुई थी। ठीक है, 65 तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन अब इन्होंने जो है मूल आवर्त सारणी बनाया। ठीक है, इन्होंने सन 1871 तक मूल आवर्त सारणी बना ली थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल आवर्त सारणी किसने बनाया, कितने सन में बनाया, तो वो सन 1871 में था कि मूल आवर्त सारणी जो है बना ली थी। अब इन्होंने क्या है जो 36 पंक्तियां रखी और श्रेणी रखा कुछ, तो उनमें से आपको पता होना चाहिए कि कितनी 36 पंक्तियां हैं। ये आपकी जो थी 36 पंक्ति और एक थी आपकी श्रेणी। ठीक है, 36 पंक्तियां जो थी आपकी वो टोटल थी आपकी 12 और आपकी जो श्रेणी थी वो लगभग आपकी थी 8। ठीक है, 12 और 8 ये थी टोटल इनमें। ठीक है, अब इनके लाभ क्या हुए कि तत्वों के गुण का अध्ययन किया गया और उस हिसाब से उनको रखा गया। साथ ही साथ जो खाली बचे तत्व थे जिनकी खोज नहीं हुई थी उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा? मेंडलीफ ने क्या किया कि एक तो अब किसी भी एटम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने को मिल रही है, दूसरी बात अब जो नए तत्व खोज हो रहे हैं उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, खाली स्थान जो भी छोड़ा जा रहा है। अब इसके बाद इनमें कुछ कमियां थी कि ये प्रमाण भार क्रम में परिवर्तन और उनके नए तत्वों के लिए अभाव होने लगा। ठीक है, कमियां क्या क्या थी आपकी? ठीक है, कमियां क्या थी कि प्रमाण भारों के क्रम में परिवर्तन देखने को मिला। दूसरी, नए तत्वों के लिए नए तत्वों के स्थान में अभाव देखा गया। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट है समस्थानिक। समस्थानिक का स्थान कहाँ होगा ये चीज इन्होंने बता नहीं पाया। ठीक है, अब इनमें रिकॉल कर लेते हैं। इन्होंने तत्वों के प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जिनमें से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके प्रमाण भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब सन 1871 में इन्होंने इस जो है आवर्त सारणी को मूल आवर्त सारणी नाम दिया। ये मूल आवर्त सारणी के नाम से दिया जाता था, जिनमें आपकी 36 पंक्तियां थी वो 12 थी, श्रेणी जो थी टोटल 8 थी। अब इनमें कमियां क्या क्या थी कि परमाणु भार के क्रम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है ये सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा है कि नए तत्वों का स्थान जो मिला गया उसके लिए अभाव था। समस्थानिक का स्थान कहाँ दिया जाए इसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था, इसलिए इनका ये ड्रॉबैक रहा है कि ये चीजें इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। इसको देने वाले थे मोसले ने सन 1930 में संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। अब आधुनिक आवर्त सारणी में जो बनाया गया, अब तत्वों के जो है उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण के
उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन रखा गया। अब तक का प्रमाण भार, अब रखा गया प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन रखा गया है। ठीक है, अब इसमें जो है 36 पंक्तियां जो थी 10 बनाई गई और आवर्त जो है 7 बनाया गया। लेकिन यह नियम भी, इसमें जो भी रूल्स थे वो भी ड्रॉबैक के फॉर्म में कुछ चीजें निकल के आई जो कि वैलिड नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल इसमें दोष क्या क्या थे? पहला है कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखना है, कि उसे किस ब्लॉक में रखना है, एसपीडी या फिर किस आवर्त में रखना है। दूसरा है कि 8वें वर्ग के तत्वों को 3-3 समूह में रखा गया, यानी कि 8वें वाले को 3-3 के समूह में बना के रखे हुए। फिर इसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व यानी लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के जो भी थे उनकी जो है स्थिति कहाँ रहेगी। इसके बाद धातु और आधातु कहाँ कहाँ पे रखे जाएंगे और तत्वों की एक ही संयोजकता का प्रदर्शन किस तरीके से होगा। और लास्ट का है कि जो कि समान गुण वाले तत्व थे उनको एक साथ रखना, साथ ही में जो असमान वाले गुण थे उनको असमान वाले तत्वों को एक साथ रखा गया और जबकि असमान वाले तत्वों को अलग अलग करके रखा गया। फॉर एग्जाम्पल मरकरी और ये सब। तो ये था मोजले का जो नियम बताया था उन्होंने 1930 में कि उनके जो है जो भी तत्व निकले हैं उनके प्राइमरी उनके फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, उनके प्रमाण क्रमांक के आधार पे हम उन तत्वों को लगाएंगे, जिसमें से उन्होंने 36 पंक्तियां जो रखी थी और उन्होंने आवर्त को 7 बनाया। ठीक है, अब इसके अगला टॉपिक है जो दोष थे, ये दोष को दूर करने के लिए आपके निकल के आए हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है क्योंकि इसके बाद आवर्त सारणी जो तब बनी थी अब तक वही आवर्त सारणी चल रही है। अब दोष को दूर करने के लिए जो आवर्त सारणी लाई गई, इसमें जो है आपका दिया किसने है, रैंग, वर्नर, बारी आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। बेसिकली आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी जो था, पहले के जितने दोष थे उनको दूर करने के लिए ये आवर्त सारणी लाया गया था, जिसको देने वाले कौन थे, बोर थे। मैंने कहा कि बोर के प्रमाण की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के सिद्धांत के आधार पे ये आवर्त सारणी बनाई गई, इसीलिए इसको कहा जाता है बोर की आवर्त सारणी, जिसमें से आपका ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी ग्रुप आपका 18 था और 36 पंक्तियां कितनी थी, टोटल 7 थी, जिसमें से आपने देखा होगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके आपका 7A तक था। इसके बाद आपका फिर जो है स्टार्ट होता था, फिर इसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी जो है दाहिने से फिर बाईं तरफ आती थी, डॉट डॉट आपका 7B तक स्टार्ट होता था। और आपकी जो थी लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड की सीरीज थी, जिसमें से आपके एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशंस मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्टेनाइड, लैंथेनाइड, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब इसमें जितने भी आपकी 36 पंक्तियां पीरियड 7 थे, 1 से लेकर के टोटल आपके 7 थे, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते थे। अब इसमें क्या थे कि आप कुछ इनके जो गुण थे कुछ इस प्रकार थे कि इनके जो पीरियोडिक टेबल्स थे इसमें देखा गया कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर थी ऑर्बिटल्स की, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। बेसिकली आपकी तत्वों के परमाणु क्रमांक के गुण इसके ये थे कि तत्वों के परमाणु क्रमांक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी कि इलेक्ट्रॉन वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सामान्य तत्वों को रखना है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। इसके बाद इसमें जो थे आपका संक्रमण, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इनके कुछ गुण थे कि तत्वों के परमाणु क्रमांक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। इसके बाद इसमें थे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो था,
जैसे फर्स्ट एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s 2s ऐसे से करके भरा गया। इसके बाद आपके थे ट्रांजिशन मेटल का वर्गीकरण करने में बहुत ही आसानी हुई, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते थे। लेकिन इनमें भी कुछ आपके जो है दोष मिले हैं। इनमें क्या थे कि आपके हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पे होगा, जो कमियां थी या दोष कह सकते हैं इसमें, हाइड्रोजन का स्थान अभी भी जो है निकाला नहीं गया था, स्थान निर्धारित नहीं था। साथ ही लिंथेनाइड और एक्टिनाइड का प्रमुख स्थान जो है ना होना। धीरे धीरे बाद में ये सारी कमियां भी दूर होती गई, जिसके अकॉर्डिंग फिर इसके बाद हाइड्रोजन को जो है एस ब्लॉक में रखा गया, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, इसीलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया। लिंथेनाइड और एक्टिनाइड को डी ब्लॉक के अंतर्गत करते हुए अलग करा गया, जिसमें कि आपका एफ ब्लॉक कहा गया है, जो कि लिंथेनाइड और एक्टिनाइड रखा गया। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आए हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।